और प्रकाश संश्लेषण में हमने बताया कि परिभाषा, उसका रासायनिक संकरण, कहाँ परिक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की, और प्रकाश संश्लेषण के अवयव कंपोनेंट्स क्या क्या हैं या घटक किसको कहते हैं, क्या क्या हैं। चार है: क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल रंजक, इसमें हमने बताया था क्लोरोफिल, और कैरोटीनॉइड्स, दो तरह के रंजक बताए थे, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कच्चा माल है। चार चीज़ें। अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया विधि में समीकरण जैसा कि बताया गया कि ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन निकलती है। तो किस तरह से ये ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन निकलेगी, इस बात को बढ़िया से समझेंगे। उसको हम कहेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। हमने एक पत्ती की बात यहाँ बताया, पत्ती में ज़्यादा भोजन निर्माण होता है, वो हरी होती है, अधिक से अधिक पत्ती। तो एक समझने के लिए यहाँ छोटा सा पत्ती का डायग्राम बनाया गया है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया विधि दो अवस्थाओं में ये पूरी होती है। पहली अवस्था है प्रकाश आधारित अवस्था, प्रकाश के ऊपर जो डिपेंड करे, लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस। प्रकाश के ऊपर जो आधारित है, प्रकाश के ऊपर जो निर्भर है, तो उसको हम कहेंगे लाइट डिपेंडेंट फेज, या इसको कह सकते हो लाइट फेज, प्रकाशीय अवस्था। और दूसरा है लाइट इंडिपेंडेंट फेज, प्रकाश स्वतंत्र अवस्था, प्रकाश से स्वतंत्र है, यानी उसको हम डार्क फेज भी कहते हैं। प्रकाश का कोई मतलब नहीं है, होती है दिन में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया हमेशा सूर्य के प्रकाश में ही होती है। लेकिन दूसरी जो अवस्था, दो अवस्थाओं में पूरी होगी, एक के बाद दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। इस बात को यहाँ समझेंगे, इससे अभी समझाएंगे, इससे दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, किस तरह से एक दूसरे के ऊपर, इंटरडिपेंडेंट ऑफ लाइट एंड डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले प्रकाशीय अवस्था या प्रकाश निर्भर अवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले प्रकाश निर्भर अवस्था, यहाँ पर सर्वप्रथम यह अवस्था होती कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है। ग्रेना में हमने बताया थाइलाक्वाइड मिलकर के ग्रेना बनाते हैं, उसमें क्वांटोसोम पाया जाता है, क्लोरोफिल उसमें भरे रहते हैं। तो इसमें प्रकाशीय ऊर्जा को क्लोरोफिल ही अवशोषित करेगा, इसलिए प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। पहली अवस्था यह क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है, इतना ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, हिल उनका नाम था, हिल नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश निर्भर अवस्था के बारे में बताया था, इसलिए उसको हिल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। हिल की प्रतिक्रिया, चूंकि रासायनिक प्रतिक्रिया, रासायनिक क्रिया हो रही है। सर्वप्रथम दो तीन हेडिंग के रूप में बता देते हैं, समझ में काफी अच्छी तरह से आएगा। सर्वप्रथम पहला होता है क्लोरोफिल की सक्रियता। पहली बात, क्लोरोफिल की सक्रियता, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, एक्टिव हो जाता है। कैसे एक्टिव होता है? यहाँ देखिए, सूर्य के प्रकाश का फोटोन हमने यहाँ बनाया है, जो प्रकाश का सक्रिय कण है, वो फोटोन जब पत्तियों पर पड़ता है, पत्तियों पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो क्लोरोफिल यहाँ लिखा हुआ, क्लोरोफिल पत्ती के अंदर है, हरा रंग क्लोरोफिल। क्लोरोफिल उस फोटोन की ऊर्जा को अवशोषित होकर के करके सक्रिय हो जाता है। जब सक्रिय हो जाएगा तो कुछ काम करेगा। क्लोरोफिल सूर्य की प्रकाशीय जो ऊर्जा है, लाइट एनर्जी, जो विकिरण ऊर्जा है, उस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन के माध्यम से स्थानांतरित करता है। उस सक्रिय क्लोरोफिल के द्वारा पहला काम होता है जल का प्रकाशीय विघटन। जल का प्रकाशीय विघटन हो जाएगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस लोग कहेंगे, फोटोलाइसिस एक शब्द को समझ लोगे, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब देखो यहाँ बनाया गया जल का अणु। प्रकाश संश्लेषण का जो रासायनिक समीकरण हमने लिखा था इसके पहले, उसमें 6CO2 + 12H2O, हमने 12 अणु जल यहाँ दिखा दिया है। ये प्रकाश से ऊपर से प्रकाश, ये अंधकार वाली अवस्था, नीचे अंधकार दिखाया गया ऐसे ऐसे करके, ये प्रकाश पड़ रहा है। जैसे ही क्लोरोफिल सक्रिय होता है, वह सक्रिय क्लोरोफिल जल के अणुओं को हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में
तोड़ देता है। देखो यहाँ लिखा हुआ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, H प्लस प्लस OH माइनस, H2O, ये सक्रिय क्लोरोफिल यहाँ होगा ना, सक्रिय क्लोरोफिल, एक्टिव क्लोरोफिल। एक्टिव क्लोरोफिल क्या करेगा, तोड़ देगा H प्लस प्लस OH माइनस। इसको समझोगे, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, यहाँ हमने पत्ती पर लिखा है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। इस क्रिया को कहते हैं जल का प्रकाशीय विघटन। 2 पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या होता है, जल का प्रकाशीय विघटन जैसे ही हो जाता है, ये सक्रिय क्लोरोफिल इलेक्ट्रॉन के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। पौधे की पत्ती के अंदर एक पदार्थ है हाइड्रोजन ग्राही, उसका नाम है NADP। NADP का अवकरण होगा। अवकरण का मतलब हाइड्रोजन इससे मिले तो अवकरण हो गया, ऑक्सीजन मिले किसी पदार्थ से तो ऑक्सीकरण हो गया। धनायन, हाइड्रोजन धनायन का अनुपात बढ़ना अवकरण है, ऋणायन का अनुपात बढ़ना ऑक्सीकरण है। यहाँ बात तो यहाँ से देखो हाइड्रोजन आयन, यहाँ हमने तीर से दिखाया है, ये यहाँ आ गया हाइड्रोजन NADP। NADP पौधे की पत्ती में रहता है, वो हाइड्रोजन आयन जो जल के भीतर से निकलता है ना, NADP के साथ मिलकर के इसको NADPH2 में अवकृत कर देता है। NADP है और H2 हाइड्रोजन जो जल के भीतर से निकला है, NADPH2 में अवकृत हो जाता है। इसके अंदर भी कुछ ऊर्जा रहती है। अब हाइड्रोजन आयन का उपयोग तो हो गया, अवकरण इसका हो गया। पौधे के अंदर पदार्थ है निकोटिनामाइड, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट, इसका पूरा नाम है निकोटिनामाइड, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट। इसमें हाइड्रोजन जोड़ देंगे, फॉस्फेट हाइड्रोजन हो जाएगा। ये क्या है, यह एक हाइड्रोजन ग्राही पदार्थ है। हाइड्रोजन एक्सेप्टर एक पदार्थ है जो पौधे के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पत्तियों में मौजूद है। तो जैसे जल का विघटन हाइड्रोजन अलग हुआ, हाइड्रोजन को लेकर के NADPH2 में अवकृत हो गया। अब इसके बाद हाइड्रोक्सिल बचा। हाइड्रोक्सिल बचा तो चौथी स्टेज पर आ जाइए, ऑक्सीजन का मुक्त होना। ऑक्सीजन का मुक्त होना, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, अरे सॉरी रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मुक्त होना। देखो यहाँ ऑक्सीजन निकलते हुए हमने दिखाया है, यहाँ स्टोमेटा है, पत्ती का स्टोमेटा है, स्टोमेटा से ऑक्सीजन निकलती है। कैसे ऑक्सीजन निकलती है, हाइड्रोजन आयन तो अवकृत कर दिया NADP को NADPH2 में, लेकिन जो हाइड्रोक्सिल आयन बचा, यह हाइड्रोक्सिल आयन है, यह इलेक्ट्रॉन त्याग पर इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन को माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को निकाल करके हाइड्रोक्सिल मूलक बनाता है। इसको मूलक कहते हैं, OH मूलक रेडिकल। 4 हाइड्रोक्सिल मूलक आपस में क्रिया कर देते हैं, तो 2 अणु जल प्लस ऑक्सीजन का 1 अणु ये मुक्त हो गया। देखिए ऑक्सीजन मुक्त हो गई, यहाँ ऑक्सीजन का मुक्त होना स्टोमेटा से होकर के बाहर निकल गई, ऑक्सीजन मुक्त हो गई। क्योंकि क्लोरोफिल सक्रिय है, कुछ ऊर्जा जो क्लोरोफिल की है इलेक्ट्रॉन के माध्यम से जो स्थानांतरित हुई, तो जल के अणुओं के विघटन में खर्च हुई, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में खर्च हुई। लेकिन बची हुई ऊर्जा से क्या हुआ, यहाँ तो ऑक्सीजन मुक्त हो गई, एक काम तो हो गया कि जल से ऑक्सीजन निकल रही है। ये बात तो तुमको समझ में आ रही है कि H2 हमने बताया था कि ग्लूकोज C6H12O6, यहाँ ग्लूकोज बन रहा है, तो ग्लूकोज में ऑक्सीजन है C6H12O6, O जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कच्चा माल है, उसकी ऑक्सीजन जा रही है। लेकिन जो ऑक्सीजन निकल रही है वो जल की ऑक्सीजन निकल रही है। आपने देख लिया यहाँ पर जल का ही कार्य हो रहा है, पूरा जल का ही काम हो रहा है लाइट फेज में। प्रकाश आधारित जो अवस्था है, प्रकाश के ऊपर जो निर्भर अवस्था है, डिपेंड है, उसमें जल का ही उपयोग, पहला कच्चा माल का उपयोग हुआ। अभी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं हुआ, केवल जल का उपयोग हुआ। तो जल के भीतर से ऑक्सीजन निकल गई ना। अब बचा ऊर्जा का जो स्थानांतरण हो रहा है, सूर्य की कुछ जो विकिरण ऊर्जा बचती है, पौधे में स्थित रहता है। 5वां स्टेज हम लेते हैं, फोटो फास्फोरिलेशन। फोटो माने लाइट है। सूर्य की जो रेडिएंट एनर्जी है, पौधे के अंदर एक पदार्थ होता है ADP,
एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी का नाम याद कर लोगे, एडिनोसिन डी से डाई, पी से फॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट नामक एक पदार्थ पौधे में है। जैसे ही सक्रिय क्लोरोफिल के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, पौधे में स्थित एडीपी नामक पदार्थ सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा है उसकी उपस्थिति में तुरंत ही एक फॉस्फेट, अकार्बनिक फॉस्फेट के साथ क्रिया करता है। तो यहाँ अकार्बनिक फॉस्फेट PI यहाँ लिख सकते हो। PI का मतलब इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक माने I का मतलब पहला अक्षर है इनऑर्गेनिक, P से फॉस्फेट, अकार्बनिक फॉस्फेट के साथ क्रिया करके बना लेता है ATP। एक फॉस्फेट में डाई फॉस्फेट माने दो फॉस्फेट है, डाई माने दो और ट्राई माने तीन, ट्राई फॉस्फेट, तीन फॉस्फेट क्योंकि फॉस्फेट इसमें प्लस हो गया। इस प्रकार सूर्य के विकिरण ऊर्जा के द्वारा पौधे में स्थित ADP का एक अकार्बनिक फॉस्फेट के साथ संयोग करके ATP निर्माण करने की क्रिया को फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ये परिभाषा हो गई। ADP का पौधे पत्ती में स्थित ADP का सूर्य की विकिरण ऊर्जा की उपस्थिति में एक अकार्बनिक फॉस्फेट के साथ संयुक्त होकर ATP निर्माण करने की क्रिया को फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। इसके अंदर ATP के अंदर जो सूर्य की विकिरण ऊर्जा थी, जो पौधे ने लिया, क्लोरोफिल सक्रिय हुआ, वह ऊर्जा रूपांतरित होकर के ATP के अंदर जमा हो गई। अब समझ लो ATP एक तरह की रासायनिक ऊर्जा कहलाएगी। यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा के रूप में इसको हम लोग ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं, करेंसी ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का सिक्का। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश निर्भर अवस्था है, लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन मुक्त हुई, NADP के साथ हाइड्रोजन मिलकर उसको अवकृत किया NADPH2 में, और सूर्य की विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में ATP के रूप में पौधे में जमा हो गई। यहाँ पर लाइट फेज हुई खत्म। अब आइए दूसरी फेज। लाइट फेज माने लाइट, प्रकाश निर्भर अवस्था यहाँ खत्म हुई। अब आते हैं हम लोग दूसरी अवस्था, प्रकाश स्वतंत्र अवस्था। दूसरी अवस्था है लाइट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट फेज। जो NADP हमने बताया ना, उसको चूंकि पहली अवस्था को हिल नामक वैज्ञानिक ने आविष्कार किया था, तो NADP का नाम हिल रिएजेंट भी कहते हैं, जानोगे, हिल रिएजेंट। कभी कभी पूछे हिल रिएजेंट क्या है, तो NADP नामक पदार्थ को हिल रिएजेंट कहते हैं। अब ये प्रकाश स्वतंत्र अवस्था, इसको हम डार्क फेज भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। डार्क फेज इसको कहेगा गलत नहीं है, ऐसा नहीं समझोगे कि अंधकार में हो रही है, प्रकाश में ही हो रही है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई, डार्क से मतलब ये है ये प्रकाश संश्लेषण की दूसरी अवस्था, पहली अवस्था उसको कहेंगे लाइट डिपेंडेंट, दूसरी अवस्था यह क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। जो मैट्रिक्स होता है उसके स्ट्रोमा में होती है। क्योंकि स्ट्रोमा वाले भाग में क्लोरोफिल नहीं रहता है, सीधी बात, क्लोरोफिल नहीं रहता है। इसलिए जब क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो प्रकाश से कोई डिपेंड है नहीं, जो क्लोरोफिल प्रकाश को अवशोषित करेगा। यह ताप प्रेरित होती है, ताप के द्वारा, ऊर्जा के द्वारा ये प्रेरित की जाती है, लेकिन होती है दिन में ही। इस अवस्था के बारे में सबसे पहले ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने 1905 ईस्वी में, ये 20वीं सदी की शुरुआत की बात है, 1905 ईस्वी में ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने इसको बताया था। इसलिए इसे ब्लैकमैन्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। सर्वप्रथम इस अवस्था में दूसरा कच्चा माल क्या है? पहला कच्चा माल तो जल है, H2O का पूरा उपयोग हो गया। दूसरा कच्चा माल है कार्बन डाइऑक्साइड, रॉ मटेरियल। इस अवस्था में सर्वप्रथम कार्बन डाइऑक्साइड गैस, देखो यहाँ से पानी हमने दिखाया, जल यहाँ से जड़ों से अवशोषण होगा तो पत्तियों से होते हुए चला जाएगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, यहाँ जल दिखाया गया। ये देखो स्टोमेटा है, पत्ती बहुत सारे, एक जगह स्टोमेटा दिखाया गया है। पर्णरंध्र, CO2 क्षण देखो यहाँ दिखाया गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्षण प्रवेश करते हैं। पहला है, पहला क्या यहाँ लिखेंगे, सर्वप्रथम लिखेंगे CO2 का प्रवेश, इंट्रांस ऑफ CO2 प्रवेश करेंगे विसरण क्रिया द्वारा। हमने बताया था विसरण क्रिया द्वारा वायुमंडल से
स्टोमेटा से होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधे के अंदर प्रवेश कर गई। कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रवेश कर गई तो पौधे के अंदर इस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाला एक पदार्थ है। जैसे हाइड्रोजन को ग्रहण करने वाला लाइट फेज में होता है NADP है, उसी तरह से डार्क फेज में माने लाइट इंडिपेंडेंट फेज में, प्रकाश स्वतंत्र अवस्था में एक पदार्थ है RUBP। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कर गया, पहला काम हो गया। दूसरा है RUBP रिबुलोज बाईफॉस्फेट में 2 फास्फेट हैं, रिबुलोज बाईफॉस्फेट क्या है? यह कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है और 5 कार्बन का यौगिक है, ये भी ध्यान में रखो। 5 कार्बन का यौगिक है, 5 कार्बन का यौगिक है। यह 5 कार्बन का यौगिक है तो कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रवेश की स्टोमेटा से होकर के, ये पौधे में मौजूद है, पत्ती मौजूद है, तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन को ले लिया और बदल गया 6 कार्बन का अस्थायी कंपाउंड बनाया, अस्थायी यौगिक बनाया। कौन? RUBP रिबुलोज बाईफॉस्फेट, इसको RUDP भी कहते हैं, जानो, रिबुलोज डाइफॉस्फेट भी कहते हैं, रिबुलोज बाईफॉस्फेट। यहाँ सिलेबस में RUBP ही दिया हुआ है, RUDP भी इसको कहते हैं, लेकिन रिबुलोज डाइफॉस्फेट, रिबुलोज बाईफॉस्फेट। यह क्या है? 5 कार्बन का एक यौगिक है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के एक कार्बन को लेकर के ये बना दिया 6 कार्बन का अस्थायी टेम्पररी कंपाउंड बनाया, अस्थायी यौगिक बना दिया। क्योंकि अस्थायी चीज है तो टूटेगी निश्चित रूप से, और टूटेगी तो तुरंत बना लेगी अस्थायी यौगिक, तो बन जाएगा PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड। देखो दूसरा अस्थायी, ये अस्थायी बन गया। ये ट्रायोज शुगर भी इसको कहते हैं, ट्रायोज शुगर के नाम से इसको जानते हैं। ये अस्थायी है, परमानेंट है, ये अस्थायी है। PGA बना, किससे बना PGA? रिबुलोज बाईफॉस्फेट, जो 5 कार्बन का एक यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड के एक कार्बन को ग्रहण करके 6 कार्बन का अस्थायी यौगिक बना लिया, जो तुरंत PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड के 2 अणु टूट गए, क्योंकि ट्राइमन 3 कार्बन का यौगिक है, अस्थायी यौगिक है, तो 3 कार्बन के 6 कार्बन के 2 अणु में टूट गया। ये पहला अस्थायी यौगिक, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पहला अस्थायी यौगिक निर्माण होने वाला है PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण हो गया। हमने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की एक दूसरे के ऊपर आधारित है, ध्यान दो। प्रकाश संश्लेषण की लाइट फेज में ADP से ATP बना, फोटोफॉस्फोरेशन, उसमें ऊर्जा बन जाए। ATP से ये ऊर्जा लेकर के PGA जो फास्फोग्लिसरिक अस्थायी यौगिक बना ना, ये ATP से ऊर्जा लेगा, यहाँ प्लस ATP हम पर दे रहे हैं, ATP से ऊर्जा लेकर तुरंत बना जाएगा DPGA डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड, डाई जोड़ देंगे, फास्फोग्लिसरिक एसिड में DI जोड़ देगा, कुछ नहीं करेंगे, डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड बना लेगा। यह डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड जो प्रकाश संश्लेषण की लाइट फेज में NADPH2 बना हुआ है, ये NADPH2 की उपस्थिति में क्रिया करके ये DPGA बना, PGA से DPGA बना, जो लाइट डिपेंडेंट प्रकाश आधारित, प्रकाश निर्भर अवस्था में बने हुए NADPH2 की उपस्थिति में DPGA तुरंत बना लेगा PGALD फास्फोग्लिसरल, या हिंदी में लिख देते हैं फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बना लेगा, ये PGALD। इसके 10 अणु बनते हैं एक बार में, PGALD 12 अणु PGALD का निर्माण होगा। यहाँ उतना हमने लिखा नहीं है, ग्लूकोज का निर्माण केवल लिख दिए हैं। यहाँ से ऊर्जा हमने दिखाया कि ऊर्जा इसमें आ रही है, यहाँ जल निकल रहा है, ऐसा दिखाया गया। तो PGA ATP से ऊर्जा लेकर के DPGA बनाता है, DPGA NADPH2 की उपस्थिति में जो लाइट फेज में पौधे के अंदर मौजूद है, समझो,
तुरंत बदल जाता है PgAl। फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में 2 अणु फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड PgAl, दो अणु फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के मिलते हैं तो एक अणु ग्लूकोज का निर्माण, यही जानना, ग्लूकोज का निर्माण हो गया, एक अणु ग्लूकोज का निर्माण हो गया। और यह ग्लूकोज पौधे के संग्रह भागों में संग्रहित हो जाता है। ग्लूकोज नहीं, स्टार्च के रूप में ग्लूकोज बदलता रहता है। जल को निकाल करके स्टार्च अघुलनशील होता है ना, स्टार्च के रूप में बदल करके पौधे के संग्रह भागों में संग्रहित होता रहता है। इस प्रकार हमने देखा जो रासायनिक संक्रमण बताया गया, 6CO2 + 12H2O C6H12O6 + 6H2O + 6O2, ये पूरी की पूरी क्रिया लाइट डिपेंडेंट, प्रकाश निर्भर अवस्था और प्रकाश स्वतंत्र अवस्थाओं में पूरी होती